हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी? तो आज हम यूपी टेट का जो पेपर हुआ था, यूपी टेट का जो पेपर 2017 में हुआ था, पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आप सभी 1 से लेके 30 तक को देखिएगा और आप अपनी तैयारी थोड़ा अच्छे से करिए क्योंकि पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है अब। अच्छे से करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि क्या है कि यूपी टेट पेपर ले ही नहीं रहा है। आप देख रहे हो 2022 में हुआ था, उसके बाद अब जाके 2026 में हो रहा है ये पेपर और इसके बाद आगे कब होगा ये भी पता नहीं है। तो थोड़े अच्छे से आप इसको तैयारी को करके रखो। बाकी ये वाला पेपर हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन-सा अनुच्छेद है जिसके तहत इन्होंने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान शामिल किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 ए। ये हर यूपी टेट का सारे पेपरों में पूछा जाता है। यहाँ तक कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको 6 से 14 वर्ष को किस में जोड़ा गया है? ये 21 ए में जोड़ा गया है। 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में 21वां अनुच्छेद है। 21वें अनुच्छेद में एक नया खंड जोड़ा गया है जिसको 21 ए कहते हैं आप। उसमें ये जोड़ा गया कि सभी राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे लड़के या लड़कियां हैं, उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। तो ये था इसका प्रावधान का नियम। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रेसमर ने व्यक्तित्व में निम्न में से किसको प्रमुख वर्गीकृत किया है? जो क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेसमर ने ये किस में वर्गीकृत किया है? क्रेसमर जी हैं, उन्होंने किसमें वर्गीकृत किया है? कृशकाय, दुर्बल, सुडोलाकाय, गोलाकाय, उपरोक्त सभी। तो क्रेसमर के जो क्रेसमर जी हैं, उन्होंने ये तीनों ही प्रकार दिए हुए हैं। तो उन्होंने सुडोलाकाय, गोलाकाय और ये दुर्बल वाला ये तीनों ही दिए हुए हैं, जिसको लंबकाय कहते हैं या कृशकाय कहते हैं। सुडोलाकाय, पृष्ठकाय, गोलकाय या स्थूलकाय। गोलकाय को स्थूलकाय कहते हैं। तो इन्होंने ये तीनों ही प्रकार दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? जो टीईटी परीक्षण है, किसके मापन में यूज होता है? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिवृद्धि का या मूल्य का? तो टीईटी परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये अभिक्षमता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? जो संगणन का सिद्धांत है, वो किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की या सृजनात्मकता की? तो संगणन का सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये स्मृति की व्याख्या करता है। संगणन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह मस्तिष्क में सूचनाएं जो होती है ना, उसको संचयन के संबंधित होता है। उनको जो भी आपने सूचनाएं ली है ना, उनको संचय करने से रिलेटेड होता है। इसलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो सबसे ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि का मतलब होता है कि एकदम प्राइवेट है, सेल्फ के लिए बनाई हुई है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो अंतर्दर्शन ही इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतर्दर्शन में क्या होता है, ये सबसे पुरानी भी है और इसमें क्या होता है कि आप खुद के बारे में जानते हैं, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं, करते हैं आप अपने आप का। बाहर दर्शन भी नहीं है, अवलोकन भी नहीं है और प्रयोगीकरण भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं या निष्कर्ष जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्बर बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो बंडूरा जी हैं, वो किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है या मनोलैंगिक विकास है? तो बंडूरा जी किससे रिलेटेड है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। एल्बर बंडूरा जी का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, जो इसे इन्होंने 1963 में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार किस कारण बनता है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या फिर अभिरुचि के कारण? तो आप देख के समझ जाएंगे। परिपक्वता के कारण, अगर बच्चे को मैच्योरिटी आ गई है किसी भी चीज को समझने की, या वो समझने में इतना मैच्योर है, उसको पता है कि मुझे किस हद तक समझना है, तो उसको वो समझ लेगा। अभिप्रेरणा के कारण, कोई बच्चा अगर मोटिवेटेड है
तो वो क्या करेगा, अच्छे से सीखेगा, उसका पठार नहीं बनेगा थकान के कारण। यस, अगर बच्चे को फटीग हो रही है बहुत ज़्यादा, वो काम करते-करते या पढ़ते-पढ़ते थक चुका है, तो अधिगम का पठार आ जाता है। उसमें क्या होता है कि लगातार सीखता जा रहा है, तो अधिगम का पठार आना स्वाभाविक सा हो जाता है, अभिरुचि के कारण। अभिरुचि अगर उसकी अच्छी है, तो फिर अधिगम का पठार नहीं बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिगम का पठार थकान के कारण हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दर्पण चित्त परीक्षण है, ये किसके मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति को, अधिगम अंतरण को, सृजनात्मकता को या अभिरुचि को? तो किस लिए होता है ये? ये बी, अधिगम अंतरण को मापने के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, वो किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के, अभिरुचि के? आप देख रहे हो क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, यूपी टेट में पेपर बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये व्यक्तित्व मापने की टेस्ट है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट को ना व्यक्तित्व मापने में यूज़ लिया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन-सा शेष से भिन्न है? इनमें से ऐसा कौन-सा है, 3 एक समान है और 1 अलग है? टीएटी, 16 पीएफ टेस्ट, रेवेन का परीक्षण और डॉक्टर एसमैन परीक्षण। तो इसमें क्या है कि कौन-सा अलग है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेवेन का परीक्षण ही सबसे अलग है, बाकी टीएटी, 16 पीएफ तथा ड्रॉयमैन परीक्षण ये व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रेवेन का परीक्षण एक अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो रेवेन परीक्षण अशाब्दिक के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए यही सही है, क्योंकि इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन-सा इनमें से भिन्न है। बाकी टीएटी, 16 पीएफ और डॉक्टर मैन है, डॉक्टर ए मैन परीक्षण जो है ना, ये वाला भी, ये सारे के सारे व्यक्तित्व जो नापने का परीक्षण होते हैं उसके अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका है। तो इसमें क्या है, इन्होंने माध्यिका निकलवाई है। माध्यिका का मतलब होता है कि सभी अंकों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी पदों को आप लगा लीजिए, उसके बाद जो उसके मीडियम में आ रहा हो, मिड में मतलब बीच में आ रहा हो, वो उसकी माध्यिका हो जाती है। आप देख लो टोटल 6 डिजिट हैं, तो 3 इधर निकल जाएँगे, 3 इधर निकल जाएँगे, बीच में क्या करेगा, 9 और 10 के बीच में आना चाहिए, तो 9 अपॉन 10 के बीच में क्या आ जाएगा, 9.5। तो 9.5 इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया, हेगार्टी ने दिया, स्किनर जी ने दिया? तो सूझ का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था वो किसने दिया हुआ है? सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया हुआ है। वैसे ये कोलर का है, कोलर, कोफका, बर्दिमर, इन तीनों से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये गेस्टाल्टवादियों की थ्योरी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के संबंध होता है, जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति होती है उसका संबंध किससे होता है? संज्ञान से, संवेग से, संवेदना से या चिंतन से? तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने कहा है? मैकडूगल जी ने कहा है। मूल मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की 14 संख्या बताई है, उसमें से प्रत्येक मूल प्रवृत्ति को किस लिए रिलेटेड बताई उन्होंने? संवेग से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें इन्होंने क्या करा है, इसमें इन्होंने 14 प्रकार के संवेग दिए, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, ये सारे के सारे मतलब ये 14 टाइप्स हैं इस तरीके से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। आपने कोई अनुभव लिया हुआ है, उसके आधार पर आप किसी भी वस्तु या चीज को या देखकर अगर उसको अर्थ प्रदान कर रहे हैं तो क्या है, ये क्या है? संवेदना है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवप्रेरणा है या कल्पना है? तो आपने पूर्व अनुभव ले रखा है, उसके आधार पर आप अगर अर्थ दे रहे हैं तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसका मतलब आपने उसको प्रत्यक्ष ज्ञान लिया होता और आप उसके आधार पर ही अब आप उसके लिए अर्थ बना रहे हैं, अर्थ दे पा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, 8 वर्ष की राम की आयु 8 वर्ष की राम की आयु मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो आप बुद्धि लब्धि का इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, और आप इस फॉर्मूले से जब आप रखेंगे तो 8 मतलब ऊपर आपकी उसकी मानसिक आयु कितनी है, तो 10 अपॉन 8 इंटू 100। आप 10 और 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे 100 को, आप पहले ही दोनों को इनको काट लीजिए, 10 और 8 को काट लीजिए, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 हो गया, तो 4 से आप 100 को फिर डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 25, 25 को आप फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 25 5 से कितना होता है 125, तो इसकी जो बुद्धि लब्धि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 125, तो इसका आंसर 125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि बच्चों वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ऐसा कौन सा बुद्धि लब्धि का स्तर है जिनको आप कह सकते हैं कि इन बच्चों को प्रशिक्षण या शिक्षा दी जा सकती है? 70 से 80 के बीच वाला, 50 से 60 के बीच वाला, 36 से 49 वाला या 35 से निम्न वाला? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 से जो 49 वाले होते हैं, इनको आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो टर्मेन जी हैं, उन्होंने 1916 में स्टैनफोर्ड में एक परीक्षण दिया था, जिसमें उन्होंने बुद्धि लब्धि की जो बताया था कि किस स्तर तक कितना क्या किया जा सकता है, उसकी लिस्ट है। 130 से अगर अधिक बुद्धि है जिसकी, आईक्यू टेस्ट 130 से जिसका अधिक आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो वो प्रतिभाशाली है। 121 से 130 वालों को उन्हें प्रखर बुद्धि बताया है। 111 से 120 वालों को तीव्र बुद्धि, 91 से 110 वालों को सामान्य बुद्धि, 81 से 90 वालों को मंद बुद्धि और 71 से 80 वालों को अल्प बुद्धि, 71 से कम 71 से जो कम है उन्हें जड़ बुद्धि। इस प्रकार 81 से 90 बुद्धि वाले बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। तो इसमें ना इन्होंने, आप इसको एक बार याद करके रखिए, हो सकता है अगली बार प्रखर बुद्धि पूछ लें, तीव्र बुद्धि पूछ लें, प्रतिभाशालियों के लिए पूछ लें, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, एक बार ये चार्ट जरूर देख लेना, जिससे आपको एक मोटा-मोटा अंदाजा ये रहेगा कि किस स्तर तक क्या हो सकता है। सामान्य बुद्धि वाला अब नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ सकते हैं। सामान्य बुद्धि में क्या है कि 90 से 110 के बीच में होती है, तो इसमें आप इसको भी आप ध्यान रखिए। एक पेपर में 90 से 110 भी पूछा गया, शायद 2021 वाले पेपर में पूछा था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? जो रोसार्क का इंक ब्लॉक टेस्ट है, वो किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, अभिरुचि का या फिर अभिक्षमता का? तो रोसार्क के इंक ब्लॉक टेस्ट है, वो किसको मापने में प्रयुक्त होता है? ये व्यक्तित्व की मापने की परीक्षण विधि है। रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया गया था। यह एक प्रक्षेपी विधि है। इसका निर्माण हरमन रोसार ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का कारण होता है मतलब भूलने का कारण नहीं है, सीखने की कमी। अगर आपने कोई चीज अच्छी से नहीं सीखी है तो आप उसको भूल जाएंगे, ये सही है। स्मरण करने की इच्छा, किसी चीज को अगर आपने स्मरण करने की आपको इच्छा है तो आप उसको नहीं भूलेंगे, इसमें इतना सोचना ही नहीं है। अगर कोई भी चीज है, आप खुद से अगर स्मरण रखना है या स्मरण करने की इच्छा रखते हैं तो आप उसको नहीं भूलेंगे, ये तो अच्छी चीज है। मानसिक द्वंद्व, अगर आपके दिमाग में किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा द्वंद्व है, किसी चीज को समझने को लेके, इस समझू नहीं समझू, किसने बताया ये सही है या वो सही है, तो आप अच्छे से याद नहीं रख सकते उस चीज को। अगर याद थोड़ा बहुत रख भी लेंगे तो बाद में चल के आपको वो भूल जाएंगे या फिर याद नहीं रख सकते उतना अच्छे से। सीखने की दोषपूर्ण विधियां, आपने अगर अच्छे तरीके से सीखा नहीं है, किसी दोषपूर्ण विधि से आपने अगर सीखा है, तब भी आपको वो याद रखने में कठिनाई करेगा। लेकिन जो ऑप्शन बी है, स्मरण करने की इच्छा, इसमें कारण क्या है कि आपको अगर कोई चीज स्मरण करने की इच्छा है तो फिर आप उसको नहीं भूलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। विस्मृति का कारण नहीं है, नहीं पूछा है, ये विस्मृति का कारण नहीं है, जबकि इससे क्या है आपको याद रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्यान करने की विधि से संबंधित कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है? सांख्यिकी है, गणित है, ज्योमेट्री है या फिर संभाव्यता है, प्रोबेबिलिटी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सांख्यिकी की डेफिनेशन है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने के लिए यूज होता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन जी ने दी, सोरेन ने दी या फिर बर्टन हॉल ने दी या सिरिल बर्ट ने दी? तो ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पिछले बच्चों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा। ऑप्शन डी पे दिए हुई है, जो सिरिल बर्ट जी इन्होंने दी हुई है। इन्होंने 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए एक शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं जो डेट्स बताता चल रहा हूँ ना आपको, ये भी याद रखना। हो सकता है शैक्षिक लब्धि की, बुद्धि लब्धि की अवधारणा सिल्वर बर्ट जी ने कब दी, तो आपको उसमें ईयर पूछ लिया आपसे, तो इसमें उन्होंने 1913 में दी थी, आप इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है?
उत्तम परीक्षण की इनमें से ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनसे वो भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। इनमें से ऐसा कौन सा है जो भिन्न है? एक पेपर जब आप बनाते हो, किसी भी पेपर को बनाने से पहले आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन अभिक्षमता का इसमें कोई रोल नहीं है। अभिक्षमता व्यक्ति की खुद की होती है, पर इसमें है ना पेपर के लिए इसमें नहीं इसको ध्यान में रखते हैं। इसके कुछ टर्म हैं, इनको आप याद रखिए, मैं एक-एक करके बता देता हूँ। इसमें ना सबसे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विविधता, प्रमाणीकरण, व्यापकता, विशिष्टता, व्यवहारिकता आदि। यही टाइप हैं, इनको आप ध्यान रखिए, ये सारी की सारी परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वैत तत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। एक तत्व, द्वैत तत्व, बहुतत्व, ये तीनों के तीनों बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि के मैं बता देता हूँ आपको। एक तत्व सिद्धांत को बेने जी ने और स्टर्न जी ने जो माना है। बाकी द्वैतत्व का सिद्धांत था वो स्पीयरमैन का है, और बहुतत्व का सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर जी का है। बहुतत्व सिद्धांत का मतलब हार्वर्ड गार्डनर जी ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है, तो बहुतत्व हार्वर्ड गार्डनर जी का है। लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं पूछा है उन्होंने और यही गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया। एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये क्या है, मुंह में यहाँ साइडों में पाई जाती है, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर ये नहीं आती लार ग्रंथि। बाकी एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। लार ग्रंथि इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं, उसमें ये सेकंड स्टेज पूछ रहे हैं, उसका नाम क्या है? मैं आपको चारों बता देता हूँ। पियाजे ने 4 ही अवस्थाएं दी हैं। सेंसरी मोटर जो 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है जो 11 से अबव के लिए होती है, या फिर 11 से 14 वर्ष के लिए लिख के दे सकता है आपको। ये पियाजे की चारों अवस्थाएं हैं। तो आप सेकंड पूछ रहे हैं आपको, तो दूसरी कौन सी है? ये दूसरी आ गई, ये वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो ऑप्शन नंबर सी पे दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो आपका शारीरिक विकास को उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त सभी। तो शारीरिक जो आपका विकास है उसको तो वंशानुक्रम, अगर माता पिता से आपको अच्छे गुण नहीं मिले हैं, अच्छे जीन्स नहीं मिले हैं, अगर हेल्दी वाले गुण जो होते हैं, हाइट का हो गया या वजन को लेके हो गया, बॉडी को लेके हो गया, तो क्या है कि आप बहुत अच्छे से आपका शारीरिक विकास नहीं होगा। कुछ बीमारियां होती हैं जो ना वंशानुगत होती हैं, वो माता से बच्चे में चली जाती हैं। तो अगर माता से बच्चे के अंदर कोई बीमारी आई हुई है, तो उसका शारीरिक विकास तो अवरुद्ध हो गया ना उसकी वजह से। तो ये एक कारण है। वातावरण, आपको अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला तो आपका शारीरिक विकास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। खेलने का मौका नहीं मिला, बाहर जाने का मौका नहीं मिला, रूम में बैठे रहेंगे, बाहर आप बिल्कुल आउटडोर कुछ करेंगे ही नहीं, तो उससे फर्क पड़ेगा। खेल तथा व्यायाम तो इम्पोर्टेंट है ही है शारीरिक विकास के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही सही है इसमें, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है? पेपर 1 में भी पूछा गया है, पेपर 2 में भी पूछा गया है। तो बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यही सही है। बाकी वास्तविक आयु, मानसिक आयु आपको उल्टा घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा, ध्यान रखना है हमेशा मेंटल एज ऊपर आएगी, और जो असली उसकी वास्तविक एज है उसको नीचे रखना है और इंटू से मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही इसका फॉर्मूला है। कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी फॉर्मूला लगवा के क्वेश्चन निकलवा लेता है। सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जो चिंतनशील सोच है उसके बारे में चर्चा किसने करी है? जॉन डीवी जी ने करी है, रॉश ने की है, वुडवर्थ ने की है, या ड्रेवर ने की है? तो चिंतनशील सोच के बारे में चर्चा जॉन डीवी जी की है, जो उन्होंने 1910 में दी थी।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? जो आगमनात्मक तर्क है उसमें शामिल नहीं है अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कल्पना इसमें शामिल नहीं है, बाकी अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में अगर आप असफल हो रहे हैं तो क्या कारण है? स्मरण है, धारण है, चिंतन है। तो सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हैं तो ये विस्मरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में मैकडूगल जी ने वर्गीकृत किया है। उन्होंने ही 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जो कि संवेग से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें क्या है, ये सभी प्राणियों में होता है, चाहे वो जानवर है या इंसान में, ये प्राकृतिक होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो हमने जो यूपी टेट का पेपर 2017 में हुआ था उसके सीडीपी के 30 क्वेश्चन लिए थे। अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है, कुछ और भी आपको अगर सवाल हैं आपके, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर लेना। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट ही होते हैं। कोई भी पेपर आपने अगर देना है या देने का आप सोच रहे हैं, आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से तैयार करके रखें। होता क्या है कि अगर पीवाईक्यू आपने अच्छे से तैयार करके रखे हैं, उससे रिलेटेड या उसके आसपास का कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको इजीली समझ पाएंगे और आगे भी उसको कर पाएंगे। ये इसकी आंसर की है। आंसर की इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप से खुद से लगा के देखो, इससे आपको भी याद रहेगा। और ना आप एक बार अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होता है, उसको दोबारा कोई आंसर शीट से देख के आप चेक कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर लेना। पेपर आपका बहुत नज़दीक है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव है आप वो भी दे सकते हैं। नया चैनल मैंने स्टार्ट करा है, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। यूपी टेट मैंने भी 2022 वाला दिया था, पास भी किया था। सीटेट भी मैंने दिए हैं। रीट के एग्जाम पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मैंने पास किए हुए हैं। ऐसा नहीं है, मैंने भी पास किए हुए हैं, तो मैं अपने तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे। ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। गुड लक।